बड़ी जुबान निकल आई है तेरी रामलाल। तू अपनी औकात भूल रहा है। इसे कहते हैं बगावत, और बगावत की सजा सिर्फ मौत होती है। ठाकुर अपने गुंडों की तरफ इशारा करता है। अरे निकम्मो, पकड़ो इस रामलाल के बच्चे को। इसे इस पेड़ से उल्टा लटकाकर इतना मारो कि इसकी रूह कांप जाए, ताकि पूरे गांव को पता चले कि ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाने का अंजाम क्या होता है। गुंडे रामलाल की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव रामपुर में एक जमींदार रहा करता था, जिसका नाम ठाकुर भैरव सिंह था। वह बड़ा ही क्रूर और निर्दयी किस्म का व्यक्ति था। वह अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों पर बहुत अत्याचार करता था। ठाकुर का मानना था कि गरीब लोग केवल उसके हुक्म मानने के लिए पैदा हुए हैं। उसका कठोर स्वभाव और कठोर शब्द गांव के हर व्यक्ति के दिल में डर पैदा कर देता था। एक दिन, अबे रामलाल, ये क्या हाल बना रखा है मेरे खेत का? तुम्हें जितना पैसा मिलता है, क्या उसके बदले में ये गंदगी सहूं? अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो सबकी मजदूरी कटवा दूंगा, समझा? मालिक, धूप बहुत तेज है। सब लोग सुबह से काम कर रहे हैं। थोड़ा पानी पीने की इजाजत दे दीजिए, फिर जल्दी काम पूरा कर देंगे। पानी पीने की इजाजत? मैं यहां तुम्हारे आराम करने के लिए पैसे नहीं देता हूं। काम नहीं किया तो सबको नौकरी से बेदखल कर दूंगा। और सुन रामलाल, अगर तुझे यहां रहना है तो मेरी शर्तों पर रहना होगा, समझा? मालिक, हम आपकी शर्तें कब से मानते आ रहे हैं, लेकिन हमारी जान से ज्यादा कीमत तो इस खेत की भी नहीं हो सकती। अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये खेत भी अधूरा ही रह जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत? रामलाल, मैं जो कहता हूं यहां वही होगा। तू यहां बहस करने आया है या काम करने? अगर तुझे काम नहीं करना है तो निकल जा यहां से। मेरे खेत में कई मजदूरों की लाइन लगी रहती है। मालिक, हम मजदूर आपकी जमीन के लिए खून पसीना बहाते हैं। ये खेत हमारे हाथों से सींचा गया है। अगर आप हमारा ध्यान रखेंगे तो आपका भी फायदा होगा। फायदा? मुझे नसीहत मत दे। मेरा फायदा क्या है ये मुझे मत सिखा। तुम सब गरीब लोग बस अपनी औकात में रहो। मुझे तुम्हारे जैसे मजदूरों की कोई कमी नहीं। काम नहीं करना तो अभी से सबकी मजदूरी काट लूंगा। सभी मजदूर ठाकुर की धमकी से डर जाते हैं और सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? ठाकुर ने फिर से कुछ कहा क्या? हाँ सीता, आज फिर उसने हमें इंसान नहीं गुलाम समझा। मजदूरी काटने की धमकी दी है। हम दिन भर उसके खेत में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसके लिए हम कुछ नहीं। कब तक ऐसा ही चलेगा? कब तक ये जमींदार हमारी मेहनत को यूं ही रौंदता रहेगा? हमें कुछ करना चाहिए। डरने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप गांव वालों से बात करोगे तो वो तुम्हारे साथ जरूर खड़े होंगे। सबके दिल में वही डर है, लेकिन एकता से ये डर खत्म हो सकता है। ठीक कहती हो सीता। कल सब मजदूरों से बात करता हूँ। अगर सब एक साथ खड़े हो जाएं, तो ठाकुर भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की है। अगले दिन रामलाल गांव के मजदूरों को चौपाल पर इकट्ठा करता है। उनके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। भाइयों और बहनों, कब तक हम ठाकुर के जुल्म सहते रहेंगे? उसने हमें इंसान नहीं, अपना गुलाम समझ रखा है। हमारी मेहनत से उसका खेत हरा भरा है, लेकिन हमें ही पानी पीने का हक नहीं। अगर हम सब मिलकर एकजुट हो जाएं, तो कोई हमें दबा नहीं सकता। लेकिन रामलाल, अगर ठाकुर ने हमें काम से निकाल दिया तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इससे अच्छा तो यही है कि हमारा सहना ही ठीक है। यही तो उसकी ताकत है, हमारा डर। लेकिन अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो ये जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। हम सबको मिलकर उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। उसी समय ठाकुर अपनी जीप लेकर चौपाल में आता है। उसके साथ बंदूक और लाठियां लिए हुए गुंडे भी थे। ठाकुर को चौपाल में आता देख गांव वालों के चेहरों पर डर साफ झलकने लगता है। अबे ओए रामलाल, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तू यहां मेरे खिलाफ लोगों को भड़काने की हिम्मत कर रहा है। गांव वाले इधर उधर सहमकर खिसकने लगते हैं, लेकिन रामलाल सीना ताने खड़ा रहता है। ठाकुर साहब, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। आपकी जमींदारी हम अपनी मेहनत से चलाते हैं, लेकिन ना आप हमें हमारी मेहनत का पूरा मेहनताना देते हैं
और जितना देते हैं वो कर के रूप में वसूल लिया जाता है। अब ये जुल्म और नहीं सहेंगे। बड़ी जुबान निकल आई है तेरी रामलाल। तू अपनी औकात भूल रहा है। इसे कहते हैं बगावत, और बगावत की सजा सिर्फ मौत होती है। ठाकुर अपने गुंडों की तरफ इशारा करता है। अरे निकम्मो, पकड़ो इस रामलाल के बच्चे को। इसे इस पेड़ से उल्टा लटकाकर इतना मारो कि इसकी रूह कांप जाए, ताकि पूरे गांव को पता चले कि ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाने का अंजाम क्या होता है। गुंडे रामलाल की तरफ बढ़ते हैं। गांव के लोग डरे सहमे हुए तमाशा देख रहे थे, लेकिन रामलाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह अपनी जगह पर डटा रहता है। गांव वालों, अगर आज हम डरकर पीछे हट गए तो ये जुल्म हमेशा के लिए जारी रहेगा। हमारी मेहनत का फल ये लोग छीनते रहेंगे। क्या तुम सब अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए यही डर और गुलामी छोड़कर जाओगे? अरे क्या देख रहे हो मूर्खों, पकड़ो इसे। आज इसका अंत होना चाहिए। ठाकुर के गुंडे रामलाल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी गांव के कई लोग लाठियां, कुदालें और जो भी हाथ में आता उसे लेकर रामलाल के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरों पर हिम्मत की झलक दिखाई दे रही थी। ये क्या हो रहा है? गांव वालों, तुम सब भूल गए कि मैं कौन हूँ? हमने नहीं भूला ठाकुर साहब, पर अब हमें याद आ गया है कि हम कौन हैं। हम इस मिट्टी के असली मालिक हैं और आज हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। गांव वाले ठाकुर के गुंडों पर टूट पड़ते हैं। उनकी एकजुटता और हिम्मत देखकर गुंडे घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अरे मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहे हो मूर्खों? ठाकुर साहब, ये गांव वाले अब आपकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से 9-2-11 हो जाइए, क्योंकि जान है तो जहान है। अरे भागो यहाँ से। ठाकुर घबराकर अपनी जीप की तरफ भागता है, लेकिन गांव वाले पहले ही उसका रास्ता घेर चुके होते हैं। हर तरफ से लोग उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। ठाकुर की आंखों में डर साफ झलकने लगता है। देखो गांव वालों, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे जाने दो, हम सब शांति से आराम से बात करते हैं। ठाकुर, आज तुम्हारी हर चालाकी और जुल्म का हिसाब होगा। तुमने हमारी मेहनत का फल छीना, हमें गुलाम समझा, लेकिन अब और नहीं। रामलाल, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं माफी मांगता हूं। मैं तुम सबकी जमीनें वापस कर दूंगा और मैं अब किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। ठाकुर, माफी की बात तब होती जब तूने इंसानियत दिखाई होती। आज ये गांव तुझे माफ नहीं करेगा। गांव वालों की भीड़ गुस्से में एक स्वर में गरजती है, लेकिन तभी रामलाल सबको शांत करता है। भाइयों बहनों, हमें याद रखना है कि हमारा संघर्ष इंसाफ के लिए है, बदले के लिए नहीं। अगर हमने इसे खत्म करने के बजाय और बढ़ाया तो हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे जिस पर ये ठाकुर था। गांव वालों का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। रामलाल ठाकुर को चेतावनी देता हुए कहता है, ठाकुर, ये गांव अब जाग गया है। अब यहां कोई जुल्म नहीं होगा। तुझे आज जिंदा जाने दे रहे हैं, लेकिन याद रखना, अगर कभी हमारे हक पर हाथ डालने की कोशिश की तो ये मिट्टी तुझे छिपने की जगह भी नहीं देगी। गांव वाले उसका रास्ता छोड़ देते हैं। ठाकुर सिर झुकाए वहां से चला जाता है। अगले दिन गांव के लोग अपने खेतों में एकजुट होकर मेहनत और लगन से अपने काम में लग जाते हैं। गांव में उत्साह और नई उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। हर तरफ मेहनत, एकता और आजादी का माहौल बन जाता है। इन गरीबों की हिम्मत कैसे हुई मेरी शिकायत करने की। अब इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखें। हीरा, बिरजू, कल रात इनकी फसलों में आग लगा दो। मैं देखना चाहता हूँ कि ये बिना खाने और पानी के कब तक टिकते हैं। उसी रात ठाकुर के कारिंदे छुपकर फसलों में आग लगाने पहुंचे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम सुखनपुर था। ये गांव बहुत शांतिपूर्ण और खुशहाल था। गांव के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। गांव के बीचों बीच एक कुआं था, जो गांव के सभी लोगों के लिए पानी का एक मुख्य स्रोत था। सभी लोग मिलजुल कर इस कुएं से पानी लाते और अपनी जरूरतें पूरी करते थे। एक दिन गांव का जमींदार ठाकुर भैरव सिंह ने अपनी हवेली के बाहर एक बड़ा सा कुआं खुदवाया। ये कुआं गांव के कुएं से गहरा और बड़ा था। ठाकुर ने सोचा कि इस नए कुएं का पानी सिर्फ उनकी हवेली के लिए रहेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव का पुराना कुआं सूखने लगा, क्योंकि ठाकुर के नए कुएं ने पानी का प्रवाह रोक दिया था।
गांव के लोग बहुत परेशान हो गए क्योंकि गांव में पानी का एकमात्र स्रोत कुआं था। गांव में कोई नदी या तालाब नहीं था। गांव में एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी साफ नहीं था। पानी के बिना जीना मुश्किल हो रहा था। फिर सभी गांव के लोग ठाकुर के पास उसके कुएं से पानी मांगने के लिए गए। ठाकुर ने कहा, ये कुआं मेरा है, इसलिए इस कुएं में केवल मेरा अधिकार है, लेकिन तुम सब की परेशानी को देखते हुए मैं तुम्हें अपने कुएं से पानी देने के लिए तैयार हूँ। गांव के लोग ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। हम सभी आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। परंतु पानी लेने से पहले मेरी एक शर्त है कि तुम सभी को मेरे कुएं से पानी लेने के बदले में हर महीने अपनी फसल का 1/3 अनाज मुझे देना होगा, तभी तुम सब इस कुएं से पानी ले सकते हो। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। गांव के लोग गरीब थे और फसल का 1/3 अनाज देने उनके लिए असंभव था। लेकिन पानी की जरूरत इतनी बड़ी थी कि कुछ परिवारों ने ठाकुर की शर्त को स्वीकार कर लिया। वहीं कुछ लोग ठाकुर के इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ थे। गांव के लोग ठाकुर के अन्यायपूर्ण फैसले से हताश हो गए थे। अगले दिन गांव के चौपाल पर सभी इकट्ठा हुए। रामू किसान ने कहा, यह कैसा अन्याय है? पानी तो सबका हक है। ठाकुर ने हमारे जीवन का आधार ही छीन लिया है। अगर अपनी फसल का 1/3 अनाज उसे दे देंगे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। गीता, जो गांव की सबसे समझदार महिला मानी जाती थी, उसने कहा, हम ऐसे हाथ में हाथ धरकर नहीं बैठ सकते हैं। हमें एकजुट होकर कुछ करना होगा। ठाकुर ने हमें कमजोर समझा है। हमें अपनी आवाज उठानी होगी। रामू ने गुस्से में कहा, लेकिन क्या करेंगे? ठाकुर के पास तो ताकत भी है और आदमी भी। अगर हम विरोध करेंगे तो वो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। गीता ने समझाते हुए कहा, हर ताकत का तोड़ होता है। हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी होगी। अगर हम सब मिलकर उसके पास जाएं और उसे समझाएं कि यह कुआं केवल उसका नहीं बल्कि पूरे गांव का है, तो शायद वह मान जाए। चौपाल पर खड़े बूढ़े हरिया काका ने कहा, गीता ठीक कह रही है। अगर हम अपनी बात मजबूती से और एकजुट होकर कहें तो ठाकुर को सुनना पड़ेगा। लेकिन हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि अगर वह नहीं माना तो आगे क्या करेंगे। ठीक है, हम सब मिलकर ठाकुर से बात करेंगे। अगर वह नहीं मानता है तो हमें खुद एक नया कुआं खोदने की योजना बनानी होगी। गांव के पास जो पुराना तालाब है उसके आसपास का इलाका उपयुक्त हो सकता है। सभी ने गीता के सुझाव पर सहमति जताई। अगले दिन गांव के लोग ठाकुर की हवेली पहुंचे। ठाकुर भैरव सिंह हवेली के बाहर बैठकर गर्मा गर्म जलेबी दूध में डुबो डुबो कर चटकारे लेते हुए खा रहा था। उसने गांव के लोगों को अपनी हवेली में देखकर कहा, क्या हुआ गांव वालों? सुबह सुबह सब एक साथ ठाकुर भैरव सिंह की हवेली में कैसे आना हुआ? लगता है तुम सभी ने मेरी शर्त को मान लिया है। गीता ने आगे बढ़कर कहा, ठाकुर साहब, हम यहाँ आपसे विनती करने आए हैं। गांव का कुआं सूख गया है और पानी के बिना हमारा जीना मुश्किल हो गया है। आपके कुएं से पानी लेना हमारी मजबूरी है। आपसे अनुरोध है कि इस कुएं को सबके लिए खोल दें। ठाकुर हंसते हुए बोला, हाँ, तुम लोग सोचते हो कि मैं अपना कुआं तुम्हारे लिए मुफ्त में खोल दूं? शायद तुम सब भूल रहे हो कि यह कुआं ठाकुर भैरव सिंह का है और ठाकुर भैरव सिंह बिना फायदे के कुछ नहीं करता है। अगर पानी चाहिए तो कीमत चुकानी ही होगी। ठाकुर साहब, पानी प्रकृति का उपहार है। इसे किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं बनाया जा सकता। अगर आप हमें पानी नहीं देंगे तो हम खुद एक नया कुआं खोद लेंगे। लेकिन याद रखिए, गांव की भलाई के खिलाफ जाना आपको भारी पड़ेगा। ठाकुर को गीता की बात सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, अरे जाओ, जो करना है कर लो। मैं भी तो देखूं तुम गरीब गांव वाले क्या कर सकते हो। लेकिन याद रखना, मेरे कुएं का पानी तुम लोगों को मुफ्त में कभी नहीं मिलेगा। गांव के लोग ठाकुर की हवेली से लौट जाते हैं। गीता ने सबको ढांढस बंधाते हुए कहा, ठाकुर ने हमें पानी देने से ठुकरा दिया, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। कल से हम अपने नए कुएं की खुदाई शुरू करेंगे। यह काम कठिन है, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हम सफल जरूर होंगे। अगले दिन गांव के सभी लोग तालाब के पास फावड़ा और तसला लेकर इकट्ठा हो गए। सभी ने मिलकर नए कुएं की खुदाई शुरू कर दी।
बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी ने अपना योगदान दिया। गांव का माहौल मेहनत और उम्मीद से भर गया। जब ये खबर ठाकुर तक पहुंची तो उसने सोचा, अगर ये लोग अपना कुआं खोद लेंगे तो मेरी ताकत और डर खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। ठाकुर भैरव सिंह ने अपने कारिंदों को बुलाया और गुस्से में कहा, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं। उन्हें सबक सिखाना होगा। हीरा बिरजू, जाओ वहां जाकर काम रुकवाओ। कोई भी मेरे सामने सिर उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। कारिंदे लाठियां लेकर तालाब की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, तुम सब यहाँ खुदाई बंद करो। ठाकुर साहब ने मना किया है। जो इस आदेश के खिलाफ जाएगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। गीता ने आगे बढ़कर कहा, हम किसी का हक नहीं छीन रहे। यह जमीन गांव की है और हम यहाँ अपना पानी का इंतजाम कर रहे हैं। तुम हमें रोकने का कोई अधिकार नहीं रखते। एक कारिंदा लाठी घुमाते हुए बोला, अगर तुमने खुदाई नहीं रोकी तो हम सब पर लाठियां चलाएंगे। सोच लो। हमने बहुत सहा है, लेकिन अब और नहीं। अगर लाठी चलानी है तो चलाओ, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। हमें हिंसा नहीं चाहिए। अगर ठाकुर साहब को लगता है कि हमें डराया धमकाया जा सकता है तो वो गलत है। हम अपने काम पर डटे रहेंगे। कारिंदे असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोनों वहां से लौट गए और जाकर ठाकुर को बताया, ठाकुर साहब, ये लोग हमारी बात नहीं माने। गांव वाले बहुत एकजुट हैं। सबने काम रोकने से इनकार कर दिया है। ठाकुर ने गुस्से में कहा, तो ठीक है, अगर ये लोग खुदाई करेंगे तो मैं इनकी सारी फसल नष्ट करवा दूंगा। बिना पानी और अनाज के इन्हें अपने घुटनों पर ला दूंगा। गांव के लोगों को ठाकुर की धमकी के बारे में पता चला तो एक बार फिर चौपाल पर बैठक हुई। गांव वालों, ठाकुर अब हमारी मेहनत और फसलों पर हमला करने की योजना बना रहा है। यह हमें कमजोर करने की उसकी कोशिश है। लेकिन अगर हम एकजुट रहें और हिम्मत न हारें तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। हमें अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए योजना बनानी होगी। गीता ठीक कहती है। अगर ठाकुर हमारी फसलें नष्ट करवा देगा तो हम भूखे मर जाएंगे। हमें अपनी फसल और नए कुएं दोनों की रक्षा करनी होगी। ठाकुर को रोकने के लिए हमें अपने खेतों की पहरेदारी करनी होगी। दिन रात कुछ लोग हमारी फसल और कुएं की खुदाई पर नजर रखेंगे। इसके अलावा हमें सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। ठाकुर के अत्याचार की शिकायत जिला मुख्यालय में करनी होगी। लेकिन क्या सरकार हमारी सुनेगी? ठाकुर के पास पैसे और रसूख की ताकत है। हमें अपनी लड़ाई शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से लड़नी होगी। अगर हम सब एक साथ अपनी बात रखें तो हमारी आवाज जरूर सुनी जाएगी। सभी ने गीता की बात का समर्थन किया। अगले दिन गांव के कुछ समझदार लोग सरकारी कार्यालय गए और ठाकुर की हरकतों की शिकायत दर्ज करवाई। इस बीच गांव में पहरेदारी शुरू हो गई। हर रात 4 लोग फसलों और कुएं की खुदाई पर नजर रखते थे। ठाकुर भैरव सिंह को जब पता चला कि गांव वालों ने सरकारी शिकायत दर्ज करवाई है तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपने कारिंदों से कहा, इन गरीबों की हिम्मत कैसे हुई मेरी शिकायत करने की। अब इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखें। हीरा, बिरजू, कल रात इनकी फसलों में आग लगा दो। मैं देखना चाहता हूँ कि ये बिना खाने और पानी के कब तक टिकते हैं। उसी रात ठाकुर के कारिंदे छुपकर फसलों में आग लगाने पहुंचे, लेकिन पहरेदारी कर रहे लोगों ने उन्हें देख लिया। शोर मच गया और पूरा गांव लाठियां और मशालें लेकर खेतों की ओर दौड़ा। गीता ने जोर से आवाज लगाई, सब ध्यान से, हमें हिंसा नहीं करनी है, बस इन्हें रोकना है। सबको मिलकर घेर लो। गांव वालों की संख्या देखकर कारिंदे घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। गीता ने आदेश दिया, इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। हम अपना न्याय खुद नहीं करेंगे। कानून को अपना काम करने दो। अगले दिन गांव वालों ने कारिंदों को पुलिस के हवाले कर दिया। ठाकुर को जब यह खबर मिली तो वह घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि गांव वाले अब एकजुट हो गए हैं और कानून का सहारा ले रहे हैं। उधर जिला प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव का दौरा किया। अधिकारी ने कहा, हमने आपकी शिकायत सुनी है। ठाकुर का कुआं निजी संपत्ति हो सकता है, लेकिन वह फसलें नष्ट करने या
किसी को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं रखता। हम इस मामले की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। इस बीच गांव वालों ने अपने कुएं की खुदाई जारी रखी। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद पानी निकल आया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गीता ने सभी से कहा, यह हमारी एकता और मेहनत की जीत है। हमने ठाकुर के डर से ऊपर उठकर अपने हक के लिए संघर्ष किया। अब हम हमेशा यह याद रखें कि मिलजुल कर किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। ठाकुर ने अपनी हार मान ली। गांव वालों की एकता और कानूनी लड़ाई ने उसकी ताकत और डर का अंत कर दिया। अब गांव के लोग नए कुएं से पानी लेकर सुख शांति से अपना जीवन जीने